वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू सफ़ान क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में हम इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, सी एज ए मदर लैंग्वेज है। आज हम इसके हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में यहाँ हमने आपको बताया था कि जो सी से पहले लैंग्वेज डेवलप हुई थी BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यही है BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे मार्टिन रिचर ने डेवलप किया था। उसके बाद जो लैंग्वेज आई थी वो बी, जिसे केन थॉमसन ने डेवलप किया था। और केन थॉमसन के बाद डेनिस रिची ने एक नई लैंग्वेज डेवलप की जिसका नाम था सी लैंग्वेज। तो ये है डेनिस रिची। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में यही इसके डेनिस रिची इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। कहाँ डेवलप की है उन्होंने? AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, लोकेटेड इन द USA। C programming language was developed in 1972 by Dennis Ritchie at the Bell Laboratories of AT&T located in the USA। तो डेनिस रिची इसके मेन इन्वेंटर हैं। एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसकी इंसेस्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? बी और BCPL। BCPL को डेवलप किया मार्टिन रिचर्ड ने और बी लैंग्वेज को डेवलप किया है केन थॉमसन ने। ये सब कलीग हैं जो एक ही लैब में काम करते थे। Initially, C language was developed to be used in Unix operating system. It inherits many features of previous language such as B and BCPL. B और BCPL के बहुत सारे फीचर को इनहेरिएट करके डेनिस रिची ने C लैंग्वेज को डेवलप किया है। अब देख लेते हैं। एल्गोल पहली लैंग्वेज आई थी 1960 में, डेवलप किया था इंटरनेशनल ग्रुप ने। फिर आई BCPL 1967 में, जिसे मार्टिन रिचर्ड ने डेवलप किया। फिर BCPL से बी लैंग्वेज आई 1970 में, जिसे केन थॉमसन ने किया। फिर ट्रेडिशनल सी आई 1972 में, जिसे डेनिस रिची ने किया। K&RC 1978 में, कर्गिंगन एंड डेनिस रिची, ये इसके एडवांस वर्जन थे। फिर NCC आई, जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग NCC पढ़ते हैं। NCC पर आई 1989 में, जिसे NC कमिटी ने किया। NCISO C आई, जिसे ISO कमिटी ने किया। और C99 आई, जिसे स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी ने 1999 में डेवलप किया। तो ये जो NCC और C99 है, इसमें C में कुछ नई लाइब्रेरी ऐड की गई, कुछ नए फीचर ऐड किए गए। बाकी प्रोग्रामिंग वही है, उसकी सिंटैक्स वही है, बस उसमें फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं। यही इसका स्टैंडर्डाइजेशन बदलता जा रहा है। फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज की बात करते हैं। सी इज वाइडली यूज्ड लैंग्वेज, इट प्रोवाइड्स मेनी फीचर दैट आर गिवन बिलो। पहला है सिंपल, दूसरा है मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल, फिर है मिडिल लेवल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिच लाइब्रेरी, मेमोरी मैनेजमेंट, फास्ट स्पीड, इसमें पॉइंटर है, रिकर्सन, और ये एक एक्सटेंसिबल है। तो पहला प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये कि सिंपल क्यों है, मशीन इंडिपेंडेंट क्यों है, ठीक है। और पॉइंटर इसकी बहुत ही मेन फीचर है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर लेवल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये सब हम धीरे धीरे प्रोग्राम में आगे देखते जाएंगे। फर्स्ट सी प्रोग्राम भी कल हमने बताया था आपको कैसे रन कराते हैं, तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं। देखो, हम जो कंपाइलर यूज कर रहे हैं उसका नाम है डेवलपर C++। हम टर्बो सी नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि टर्बो सी 16 बिट कंपाइलर है, बहुत ही इजी टू हैंडल नहीं है, वो पुराने ज़माने में यूज होता था। अब हम C90 NCC बेसिस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हम एक नया कंपाइलर यूज कर रहे हैं जो 32 बिट कंपाइलर है, और इसमें प्रोग्राम लिखना बहुत ही इजी है। तो हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम इसमें लिख लिया। फिर से बता देते हैं कैसे करते हैं। फाइल में आए, न्यू पे आए, न्यू सोर्स फाइल, और यहाँ हमने लिखी पहली लाइन। कल हमने आपसे पूछा भी था कि हम लिखते क्यों हैं, हैज इंक्लूड stdio.h। हम इसलिए लिखते हैं हैज इंक्लूड stdio.h क्योंकि ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी है। जितना भी हम फंक्शन लिखेंगे, जैसे मेन के बाद हम लिखते हैं printf, तो printf की जो डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन नहीं, printf की जो डिक्लेरेशन है, वो डिक्लेरेशन किसके अंदर होती है? वो डिक्लेरेशन होती है इसी हैज इंक्लूड stdio.h की। स्कैनफ की जो डिक्लेरेशन होती है वो किसके अंदर होती है? हैज इंक्लूड stdio.h के अंदर।
इसीलिए हम ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी लिखते हैं। अगर ना भी लिखें तब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा, क्योंकि हर लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट एक डायरेक्टरी आपको मिलती है, डिफॉल्ट डायरेक्टरी, जिसे आप लिखें या ना लिखें बैकग्राउंड में वो अटैच होती है। तो इसे सेव करने के लिए हम F11 प्रेस करते हैं और इसे कोई भी pro2 नाम दे दिया और यहाँ पर सेव एज हमने .c कर लिया, सी सोर्स फाइल सेव किया। और रन कराने के लिए F11 ही प्रेस करते हैं। इसमें हेलो वर्ल्ड आउटपुट हमारा क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। अब हमें आपको समझाना क्या है इसमें वो आप देखिए। हम ये जो पूरी कोडिंग लिखे हुए हैं, ठीक, इस कोडिंग को कहते हैं सोर्स कोड। इस कोडिंग को क्या कहते हैं, पूरी कोडिंग को कहते हैं सोर्स कोड। ये कहलाती है सोर्स कोड। यहां पे जो हैज है इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर हैज को कहते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है, प्री प्रोसेसर का काम होता है पहले से जो फाइल रेडीमेड बनी हुई है उसको कंपाइल ना करना। जैसे प्रिंटफ नाम का जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है, प्री प्रोसेसर क्या करेगा, उसे कंपाइल नहीं करता है, एक्सक्लूड कर देता है, क्योंकि वो ये हमारा बनाया हुआ फंक्शन प्रिंटफ नहीं है, ये बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक, तो हैज को कहते हैं प्री प्रोसेसर और प्री प्रोसेसर का काम होता है पहले से जो रेडीमेड फंक्शन है उसको कंपाइल ना करना, जो कोड हम लिख रहे हैं उसे कंपाइल करना कि उसमें कोई सिंटैक्स एरर है या नहीं है। तो ये पूरी कोडिंग कहलाती है सोर्स कोड। और जब हम इसे रन कराते हैं और जहां हमने सेव किया, इस प्रोग्राम को हमने सेव किया डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में, तो डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में हम आके देखते हैं pro2 के नाम से सेव किया था। तो यहां पर आप देखिए pro2 नाम का फंक्शन है ये, ठीक, pro2.c, सी सोर्स फाइल है, एक्सटेंशन क्या है .c। और जब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो रन कराते ही इसकी एक exe फाइल बनती है .exe, देखिए यहां पर बन गई है pro2.exe, वहां पे ही बनेगी जहां आपने प्रोग्राम को सेव किया, हमने डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में सेव किया है। तो pro2.exe नाम की जो फाइल बन गई है, ये देखिए आप क्लिक करेंगे अभी आएगी नहीं। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ये इतने जल्दी एग्जीक्यूट हो जा रही है कि आपको दिख नहीं रही है। तो इसे दिखने के लिए हम क्या लिख देते हैं, गेट ch, एक फंक्शन लिख देते हैं जो गेट ch फंक्शन का काम क्या होता है, स्क्रीन को होल्ड करना। फिर हम इसे रन कराते हैं और हम यहां आके फिर डॉक्यूमेंट में आते हैं और pro-c को क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये फाइल आ चुकी है, हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एक सिंपल सा हम आपको सी में सॉफ्टवेयर बना के दिखाते हैं। सपोज करो हम 2 नंबर को जोड़ना चाहते हैं, हम 2 नंबर, कोई भी प्रोग्राम ऐसा बनाए कि यूजर कोई भी 2 नंबर इनपुट करे वो ऐड हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट डेटा टाइप लेंगे, ए नाम का वेरिएबल लिए, ठीक, और सेमी कॉलन लगा दिए, 2 वेरिएबल ले लिए ए बी, और स्टोर करने के लिए हमने सी ले लिया। प्रिंटफ एक फंक्शन है जिसका आपको पता ही है, प्रिंटफ फंक्शन से क्या होता है, मैसेज प्रिंट होता है। हमने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। फिर हमने लिखा स्कैनफ, और स्कैनफ में हमने लिखा %d, ए, सेमी कॉलन। फिर हम यही कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटर सेकंड नंबर, और हम इनपुट ले लेते हैं b नाम के वेरिएबल में, और c इक्वल हम a+b कर देते हैं, और फिर एक प्रिंटफ करा देते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं सम ऑफ %d और c को प्रिंट करा लेते हैं, सेमी कॉलन। अब देखिए हमने यहाँ पर कुछ कोड लिखा है। हमने सबसे पहले इंट नाम का डेटा टाइप लिया क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, और ABC 3 वेरिएबल ले लिए। फिर प्रिंटफ इंटर फर्स्ट नंबर हमने लिया, मैसेज एज इट प्रिंट होगा। फर्स्ट नंबर इनपुट लेने के लिए हम स्कैनफ
परसेंटाइल डी ले रहे हैं। जब भी हम स्कैनफ लिखते हैं तो स्कैनफ के साथ हमें एक और चीज लिखना पड़ता है एम परसेंट ए हमने ले लिया, एम परसेंट बी हमने इनपुट ले लिया, इंटर सेकेंड नंबर एम परसेंट बी इनपुट ले लिया, और दोनों वेरिएबल को हमने सी में ए प्लस बी कर दिया, और इससे पहले हम एक स्लैश एन लगा के लाइन ब्रेक कर लेते हैं, और परसेंटाइल डी से वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं। परसेंटाइल डी का काम होता है वैल्यू को प्रिंट करना। परसेंटाइल डी कहलाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर के लिए हम क्या यूज करते हैं? परसेंटाइल डी। फिर से हम इसे F11 प्रेस करके या यहाँ पर क्लिक करके आप इसे रन करा सकते हैं। रन हो गया हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम वही है pro2.c। इंटर फर्स्ट नंबर हमने दिया 3, इंटर सेकेंड नंबर हमने दिया 4, सम ऑफ 7 आ गया। अब फिर हम अपने डॉक्यूमेंट में आते हैं। डॉक्यूमेंट में ये जो exe फाइल बनती है, यही exe फाइल सॉफ्टवेयर है। अगर ये आप exe फाइल अपने किसी फ्रेंड या किसी को भी दे दीजिए तो ये कोड नहीं देख पाएगा कि आपने कोड क्या लिखा हुआ है इस प्रोग्रामिंग के पीछे, लेकिन वो 2 नंबर ऐड कर लेगा। अब ये एक सॉफ्टवेयर है, कोई भी 2 नंबर वो यहां से ऐड कर लेगा। 7 9 ऐड हो गया। ऐसे ही आप छोटे छोटे कई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और यही exe फाइल क्या कर दें, अपने फ्रेंड को सेंड कर दीजिए, कोडिंग कीजिए, सेंड कर दीजिए। लास्ट में बस यहाँ गेट ch लिख दीजिए। तो एक सिंपल सा हमने कोड करके दिखा दिया 2 नंबर ऐड करने का। तो हम बताना क्या चाहते हैं आपसे कि जब भी हम कोई सोर्स कोड लिखते हैं वो कहलाता है सोर्स कोड। हैज इंक्लूड stdio.h include the standard input library function the printf function defined in stdio.h। जो प्रिंटफ नाम का फंक्शन है उसकी जो डिक्लेरेशन है वो किसके अंदर है? stdio.h के अंदर है, इसलिए हम stdio.h लिखते हैं। इंट मेन लिखिए, वाइड मेन लिखिए। कल के लेक्चर में आपको बता चुके हैं अगर आप लाइनक्स पे कोडिंग करते हैं तो इंट मेन लिखना कंपलसरी, अगर आप विंडोज पे करते हैं तो आप दोनों लिख सकते हैं, चाहे वाइड मेन लिखिए या इंट मेन लिखिए। इंट मेन द मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। कंपलसरी है मेन फंक्शन सी के हर एक प्रोग्राम में आपको लिखना। प्रिंटफ द प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट डेटा ऑन कंसोल। कंसोल यानी ब्लैक स्क्रीन पे जो कुछ भी डेटा आपको लिखना है उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज होता है। रिटर्न 0 द रिटर्न 0 स्टेटमेंट रिटर्न द एग्जीक्यूटेबल स्टेटस ऑफ द ओएस। रिटर्न का सीधे सीधे ताल्लुक किससे होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। द 0 वैल्यू इज यूज्ड फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन एंड 1 फॉर अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन नहीं होता है तो 1 रिटर्न करेगा। फ्लो ऑफ सी प्रोग्राम हम देख लेते हैं। ये सिंपल सा कोड हमने लिख ही चुका है। फिर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो हमने जो कोड लिखा तो एक सिंपल प्रोग्राम था, सी प्रोग्राम। प्री प्रोसेसर कॉल होता है। प्री प्रोसेसर आपको बता ही चुके हैं, प्री प्रोसेसर कॉल होगा जो इस लाइन ऑफ कोड में जो रेडीमेड फंक्शन है उसे एक्सक्लूड कर देगा। जैसे प्रिंटफ, प्रिंटफ एक सिर्फ सिंपल सी कॉलिंग है किसी फंक्शन की। इस प्रिंटफ फंक्शन की एक डेफिनेशन लिखी होगी जो कहाँ लिखी होगी? stdio.h के अंदर लिखी होगी, और उस लाइन को कंपाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही कंपाइल है। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है? उस लाइन को एग्जीक्यूट कर देता है। और जब ये प्रोग्राम कंपाइल होता है, ठीक, कंपाइलर कॉल होगा। ये हमने कोड लिखा हुआ है इंग्लिश में, कंपाइलर कॉल होगा तो कंपाइलर कॉल करने के बाद इसे ऑब्जेक्ट कोड में बनाता है, ठीक, जिसे हम असेंबली कोड कह रहे हैं। फिर असेंबलर कॉल होगा, कंपाइलर कॉल होगा। कंपाइलर सारे जो छोटे छोटे कोड हैं उसको रिप्लेस करेगा असेंबली कोड से। असेंबली कोड के बाद असेंबलर कॉल होगा जो असेंबलर क्या करेगा? इसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा और ये बन जाएगी फाइल simple.obj फाइल। यानी ये जो simple.obj फाइल है यही मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड है। यानी अब ये कोड ह्यूमन रीडेबल नहीं रह गया। जब कंपाइलर कंपाइल करता है तो इसमें किसमें कन्वर्ट कर देता है? इसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है ताकि मशीन समझ सके, क्योंकि मशीन इंग्लिश नहीं समझती है, मशीन समझती है बाइनरी 0 और 1, 0 और 1। तो 0 और 1 को समझने के लिए यहाँ पर असेंबलर कॉल होता है जो उसे कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के बाद लिंकर कॉल होगा जो उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल है क्या? ये देखिए हम आपको दिखा चुके हैं। जब प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो जाता है तो एक exe फाइल बनती है। यही exe फाइल क्या सॉफ्टवेयर है आपकी, यही exe फाइल सॉफ्टवेयर है आपकी। तो ये exe फाइल बनाता कौन है? ये exe फाइल बनाता कौन है?
लिंकर, लिंकर कॉल होगा, लिंकर क्या करेगा, एग्जीक्यूटेबल कोड बनाएगा। उसके बाद लोडर कॉल होगा और लोडर क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। अब एग्जीक्यूशन है क्या, ये जो फाइल रन हो रही है आपके सामने यही एग्जीक्यूशन है, जो फाइल आपके सामने रन हो रही है यही एग्जीक्यूशन है। तो आई होप आपको फ्लो ऑफ सी प्रोग्राम समझ में आया होगा। सबसे पहले जो हम कोड लिखते हैं वो होता है हमारा सोर्स कोड सी प्रोग्राम, प्री प्रोसेसर कॉल होता है जो एक्सपेंडेड सोर्स कोड में से निकाल देता है उन सारे सोर्स कोड को जो पहले से कंपाइल है। फिर कंपाइलर कॉल होगा, असेंबली कोड आएगा, असेंबली कोड को असेंबलर कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड के बाद लिंकर कॉल होगा, लिंकर क्या करेगा, एग्जीक्यूटेबल कोड बनाएगा, एग्जीक्यूटेबल कोड यानी वो एक्सी फाइल जो हम देख रहे हैं। और लोडर कॉल होगा जो उसे क्या कर देगा, एग्जीक्यूट करा देगा। तो सी प्रोग्राम जो हम लिखते हैं उसे कहते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड इज सेंट टू द प्री प्रोसेसर फर्स्ट, सबसे पहले किसके पास जाता है, प्री प्रोसेसर के पास। द प्री प्रोसेसर इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव into their respective value. The preprocessor generate an expanded source code, यानी जो पहले से ही built in फंक्शन है उसमें से पहली से जो कंपाइल लाइन है उसे निकाल देता है प्री प्रोसेसर, यही उसका काम होता है। इसीलिए हम हैज हमेशा लिखते हैं, हैज ही कहलाता है प्री प्रोसेसर। एक्सपेंडेड सोर्स कोड इज सेंट टू कंपाइलर विच कंपाइल्स द कोड एंड कन्वर्ट इन assembly code. The assembly code is sent to assembler which assemble the code and convert into object code. Now a simple .obj file is generated. The object code is sent to the linker which links to the library such as header file. Then it convert into executable code. A simple .exe file is generated जो हमने देख ही चुकी है। The executable code is sent to the loader which loads it into memory. अब वही exe फाइल जब मेमोरी में लोड होगी then it's executed. execute मतलब हमारे सामने रन होगी। After execution output is sent to the console. I hope you like it. अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो लाइक करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।